हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार नालंदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जो विषय पढ़ाऊंगा उस विषय का नाम है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की जब यहाँ बात होती है तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पहले किसकी उत्पत्ति हुई। पहले अर्थशास्त्र आया या अर्थव्यवस्था आई। अर्थव्यवस्था आई तो उस समय में क्या क्या माध्यम थे अर्थव्यवस्था का संचालन का। फिर अर्थशास्त्र कब आया, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, किस किस अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विषय में क्या क्या कहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ये जो दो शब्द है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, जब यहां हम देखते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की बात, तो दोनों में एक बात है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है अर्थ, और इसका मतलब होता है धन। ठीक है ना, धन। तो यह शास्त्र किसके विषय की बात करता है, धन के शास्त्र के विषय में। और व्यवस्था किसके विषय में बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है धन की व्यवस्था के विषय में। क्लियर। तो जब व्यवस्था की बात हो रही है तो यहां पर देखो, अब जब अगर दोनों में कॉमन है तो दोनों में से अगर अर्थ को निकाल दिया जाए तो क्या बच रहा है हमारे पास में, शास्त्र और व्यवस्था, है ना। बचा क्या, शास्त्र और व्यवस्था। यदि अब आपसे पूछा जाए कि यह शास्त्र और व्यवस्था क्या पूर्ण शब्द हैं, तो जवाब क्या आएगा, नहीं। क्यों कि शास्त्र या व्यवस्था साथ में, अगर यदि मान लो शास्त्र की बात हो रही है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, हम आपसे पूछे कि भाई क्या पढ़ रहे थे, बोल शास्त्र पढ़ रहे थे। कौन सा शास्त्र, किसका शास्त्र, कैसा शास्त्र, कोई जवाब है उसका, कोई जवाब मुझे मिला नहीं मिला, फलस्वरूप ये भी अपूर्ण है। अब फिर व्यवस्था, जैसे आप आए घर में, हम बोले भाई क्या कर रहे थे आप, सर व्यवस्था कर रहे थे। किसकी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, वो भी अपूर्ण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक दोनों के साथ में कोई शब्द ना जुड़ा हो तब तक ये अपूर्ण शब्द होते हैं। ठीक है ना, अपूर्ण शब्द होते हैं। अब जब यहां अपूर्णता की बात हो गई तो यहां पर देखो अर्थशास्त्र, अब यहां बात हो गई क्या कि आपसे पूछा गया क्या पढ़ रहे थे, तो आपने कह दिया अर्थशास्त्र, मतलब आप धन की शास्त्र पढ़ रहे थे। क्लियर। तो ये पूर्ण हो गया कि आपको जहां पूछे भाई क्या पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, समाजशास्त्र पढ़ रहे थे, उससे क्या जानकारी हो जाएगा, मुझे वो स्पष्ट हो जाएगा कि आप इसकी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहां अर्थव्यवस्था की बात आई तो अभी भी ये अपूर्ण है। अभी भी अपूर्ण क्यों है, इसलिए कि अब जैसे हम बोले कि अर्थव्यवस्था, कहां की अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था, जवाब आ रहा है, नहीं जवाब आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के साथ में जब तक किसी स्थान का नाम ना जोड़ा जाए तब तक ये क्या होगा, अपूर्ण। क्लियर, ये अपूर्ण होगा। तो जैसे स्थान, अब मान लो यहां हम जोड़ दिए इंदौर की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, तो अब ये पूर्ण रूप से पूरा हुआ। ये पूर्ण हुआ क्या, किसकी अर्थव्यवस्था बात हो रही, जिस पर्टिकुलर स्थान के साथ में इसका नाम जुड़ा हुआ है ये उसकी बात हो रही है। क्लियर। अब यहां बात करते हैं उत्पत्ति की। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई या अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई। तब यहां उत्पत्ति की जब बात होती है तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले शास्त्र और व्यवस्था क्या है, पहले आप इसको समझ लो, फिर उसके बाद उत्पत्ति की बात करेंगे। शास्त्र क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जो केवल हमको लिखित ज्ञान देता है, जबकि अर्थव्यवस्था क्या है, उसी लिखित ज्ञान का प्रैक्टिकल। ठीक है ना, प्रैक्टिकल, ये केवल लिखित दस्तावेज है। माने एक तरह से कहा जाए इसको तो अर्थशास्त्र जो है वो थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। तो जब उत्पत्ति की बात हुई तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, सबसे पहले उत्पत्ति हुई हमारी अर्थव्यवस्था की। क्यों, अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ आपस में लेन देन करना, विनिमय करना। तो जैसे ही मानव समाज का उत्पत्ति हुआ था
उसी समय में क्या करने लग गए थे, वो आपस में लेन देन करने लग गए थे। जो आपस में उस समय में जो लेन देन करते थे वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था वस्तु विनिमय माध्यम, बार्टर सिस्टम। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम हुआ क्या कि वस्तु विनिमय, आपस में जो जिसकी आवश्यकता है एक वस्तु देते हैं, दूसरी वस्तु अपनी आवश्यकता वाली वस्तु ले लेते थे। तो फलस्वरूप सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई। क्लियर। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछता है आप लोगों को कि आरंभ में विनिमय का माध्यम निम्न में से क्या कहलाता था, तो वो क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था। ठीक है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ मानव समाज के उत्पत्ति के साथ में। अब हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कि वह किस भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, किन किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विषय में क्या क्या कहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल पर देख लेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की, कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की बात जो है वो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोस नोमोस से। ठीक है, जैसे नाम से इसका हम लोग समझ में आ रहा है कि यह कितने शब्दों का बना हुआ है, यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन, ओइकोस और नोमोस। शब्द क्या है, ओइकोस और नोमोस। अब देखो ओइकोस का अर्थ क्या होता है, ओइकोस का अर्थ होता है गृह, जबकि नोमोस का अर्थ क्या हो गया, प्रबंधन। तो ये जो कथन बोलने वाले थे ये थे कौन, अरस्तु। ठीक है ना, अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या कहा था, गृह प्रबंधन का संपूर्ण ज्ञान ही अर्थशास्त्र होता है। क्यों कि सीधा बात है कि कोई भी घर को व्यवस्थित करने की बात होगी तो होगा धन की बात। ठीक है ना, बिना धन का कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। तो ये हुआ हमारा अरस्तु की बात कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोस नोमोस से। ठीक है, ये दो भाषा क्या हो गए, ओइकोस और नोमोस, जिसमें ओइकोस का अर्थ हो गया गृह और नोमोस का अर्थ हुआ प्रबंधन। अर्थात ये कथन करने वाले अरस्तु। और एक बात और पूछता है बीच बीच में कि ये निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था, जैसे क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज ए हैबिट। ठीक है ना, इट इज ए हैबिट। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो था ये कथन हमारा अरस्तु सर का था। अरस्तु ने ही कहा था, क्योंकि हम अपनी गुणवत्ता को कहीं छिपा नहीं सकते, वो हमारे अंदर है और वो हमारे डेली की प्रक्रिया, डेली रूटीन में वो आता है। हम कुछ समय के लिए नाटक कर सकते हैं लेकिन अपनी वास्तविकता को हम छिपा नहीं सकते। तो ये कथन किसका था, अरस्तु का था। क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र जो शब्द आया उसकी उत्पत्ति की बात हुई। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का उत्पत्ति कब से माना जाता है। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति माना जाता है 1776 से। 1776 द वेल्थ ऑफ नेशंस, किसकी रचना, एडम स्मिथ की रचना। ठीक है ना, कि 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक जो किसकी रचना थी, एडम स्मिथ की, तब से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति को माना जाता है। क्लियर। इसलिए अर्थशास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अब जो ये द वेल्थ ऑफ नेशन था, इस पुस्तक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द ऑफ नेशन। ठीक है ना, लेकिन उतनी लंबा अपने की बात लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ सीधा प्रश्न पूछता है द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, या अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, अथवा अर्थशास्त्र के जनक कौन है।
तो ये कहाँ हो गए कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई 1776 में, और जनक कौन थे? एडम स्मिथ। लेकिन याद रखिएगा कि एडम स्मिथ जनक कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का नाम नहीं मिला है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का नाम, हालांकि उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन उन्होंने उसका नाम क्या दिया? धन का विज्ञान। एडम स्मिथ उसको क्या बोले? धन का विज्ञान। लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का नाम कब मिला? नाम मिला 1890 में, ठीक है ना। सर अल्फ्रेड मार्शल की लिखित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है कि उत्पत्ति हुई है 1776 में, लेकिन उसको नामकरण कब मिला? अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का नाम कब मिला? नाम मिला 1890 में सर एल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। क्लियर? तो बात यहां हो गया क्या कि जनक एडम स्मिथ, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का नाम कब मिला? 1890 में। किनके द्वारा? सर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो ये था हमारा अर्थशास्त्र का उत्पत्ति। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति का, तो क्या 1776 से पहले कोई अर्थशास्त्र नहीं था? उससे पहले था, लेकिन क्या था कि जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें राजा भर्तृहरि का। भर्तृहरि कहाँ के राजा थे? उज्जैन के। उनकी एक अप्रकाशित पांडुलिपि थी, क्योंकि अब जब उन समय की बात है तो उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस थे नहीं, फलस्वरूप क्या होते थे? हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी। तो उनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने शास्त्र में एक कोटेशन दिया था जो अर्थ से संबंधित था, जिसको उन्होंने कहा था सर्वगुणे कांचनम आश्रायणते। सर्वगुणे कांचनम आश्रायणते, ठीक है ना। सर्वगुणे कांचनम, चूंकि ये संस्कृत में है तो आपको बता दें इसका अर्थ होता है कि सभी चीजों का मूल स्रोत जो है वो है कंचन। कांचनम का अर्थ होता है कंचन, जो हिंदी में जिसका पर्यायवाची होता है सोना। तो सोना का पर्यायवाची हो गया कंचन, और उसी का संस्कृत हो गया कंचनम। तो अब ये बात था उनके अनुसार से क्या था, चूंकि उस समय में जो चीजें चल रही थी, उस समय क्या था कि उस समय मुद्राएं जो प्रचलित थी वो क्या थी? सोने की। फलस्वरूप, और सोना का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा? सोना का तात्पर्य धन से है। तो चूंकि उनकी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए उनको भी नहीं माना गया। उसके बाद फिर आया कौन? उसके बाद फिर अर्थशास्त्र आया, किसका? कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र को भी अर्थशास्त्र नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? इसलिए नहीं माना गया कि गद्दी पर बैठने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके गुरु कौटिल्य। ठीक। तो जब वो गद्दी पर बैठे तो शिष्य थे, तो उनको समझाने के लिए उनको क्या आवश्यकताएं है? तो सबसे पहले अगर गद्दी पर बैठे हैं तो उनको क्या चाहिए होगा? राज्य प्रशासन चलाने की जानकारी। तो राज्य प्रशासन चलाने की जानकारी क्या होगी? राज्य प्रशासन चलाने की जानकारी होती है राजनीति शास्त्र। तो वो किसके लिए होगी? समाज शास्त्र से, कि आप समाज व्यवस्थित कर सकते हो। फिर भाई राजा हो तो आय कहाँ होगा, व्यय कहाँ करोगे, उसके लिए कौन सा शास्त्र होगा? उसके लिए मतलब क्या हो गया? उन्होंने पूर्ण रूप से सभी का एक मिक्सचर बना दिया, मतलब समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो जब सभी चीज का एक मिक्सचर बन जाता है तो उसको हम पर्टिकुलर एक नाम से संबोधित नहीं कर सकते। और विशेष तौर से हम लोग इतिहास में जानते हैं कि कौटिल्य किस लिए प्रसिद्ध थे? राजनीति के लिए। तो उनकी पुस्तक जो थी राजनीति, समाज और अर्थ तीनों से प्रेरित थी, जिस वजह से उनको अर्थशास्त्र को नहीं माना गया। क्लियर? तो ये थी हमारी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की बात, कि हमारा अर्थशास्त्र का उत्पत्ति हुआ। अब देखो उसमें किस किस ने उसके विषय में क्या कहा है, कि अर्थशास्त्र को कला के विषय में जानते हैं,
अर्थशास्त्र विज्ञान के विषय में है। अर्थशास्त्र को किसी ने धन का विज्ञान कहा है, तो किस किसने धन का विज्ञान कहा, किसने उसको मानव और समाज कल्याण का विज्ञान कहा, ये हम लोग आगे उसको व्याख्या कर लेते हैं। तो जैसे एडम स्मिथ का हमने आपको बताया था कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। अब उनके तथ्यों को समर्थन कौन करते थे, जेबीसी और प्रोफेसर वाकर, ठीक है ना। जेबीसी और प्रोफेसर वाकर भी अर्थशास्त्र को धन का ही विज्ञान मानते थे कि वह संपत्ति और जैसे एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और जेबीसी ने क्या कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन संपत्ति की विवेचना करता है। देखिए दोनों में एक ही, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो गया। वहीं प्रोफेसर वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने ये बात तो बोल दिया, लेकिन प्रोफेसर मार्शल थे जो अभी हमने पढ़ा, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, तो एल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान नहीं मानते थे, वो उसको मानते थे मानव एवं समाज कल्याण का विज्ञान, कि अर्थशास्त्र जो है वह किन पहलुओं का अध्ययन करता है, वह मानव और उनके कल्याण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करता है। क्लियर। तो ये थी उनकी परिभाषाएं। लेकिन जब भारतीय कला और संस्कृति की विषय की बात आती है, तो भारतीय कला संस्कृति के विषय को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे के मेहता, ठीक है ना, प्रोफेसर जे के मेहता, उन्होंने अर्थशास्त्र को नए रूप में परिभाषित किया। नए रूप में परिभाषित क्या किया उन्होंने, अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता, दो बातें, आवश्यकता विहीनता को महत्व दिया। अब देखो आवश्यकता विहीनता, उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को जितना ही सीमित रखेगा वह उतना ही संतुष्ट और खुशहाल होगा। क्लियर। ये बात क्या हो गई कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को जितना सीमित रखेगा वह व्यक्ति उतना संतुष्ट और खुशहाल हो। मान लो आप अपनी इच्छाओं को बड़ा करते हो, तो जितनी इच्छाएं होंगी आपको उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, उतनी अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। अब देखो इसी डिफिनेशन को हम लोग एक एग्जांपल पे देख लेते हैं कि सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको एक 2000 का नोट मिलता है, 2000 का नोट मिलता है। अब जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपके मन में क्या आएगा कि बहुत सारे विचार हैं, इसका उपयोग कैसे करें, कहां करें, बहुत सारे। अब जैसे क्या कि भाई सर बार बार बोलते हैं किताब खरीदने, किताब खरीद लिया जाए, मोबाइल रिचार्ज कर लिया जाए, मार्केटिंग कर लिया जाए, मार्केटिंग कर लिया जाए, सेविंग कर लिया जाए, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, पार्टी कर लिया जाए। अगर ऐसे हम लिखने लगे पूरा बोर्ड भर जाए, लेकिन अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन एक हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड होता है जो इस चीज की विवेचना करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। तो वो जैसे इतना सारे विचार आए तो इसमें भाई ये क्या है, ये सभी क्या हो गए हमारे इच्छा, वांट्स। क्लियर। और ये हमारा हो गया संसाधन, इसको हम लोग क्या बोले, संसाधन। अब इच्छाएं क्या है, असीमित। लेकिन ये जो 2000 का नोट आपके पास है ये कितने हैं, एक। तो जब सबकॉन्शियस माइंड विचार करने लगेगा तो विचार क्या करेगा, किताब खरीदना है, बोलो सर का तो काम ही है, फिर लास्ट में नोट्स दे देते हैं। रिचार्ज कर लें, जिसको बात करना है भैया हमको फोन कर लेगा। मार्केटिंग कर लें, हम क्यों करें, पापा को फोन करेंगे, वो बाजार के लिए पैसे भेज देंगे, भाई कपड़े फट गए हैं, जूते टूट गए हैं, तो भाई पैसे वो भेज देंगे। सेविंग कर लेंगे, भाई अभी तो खेलने खाने की उम्र है, कौन सा बेटी का ब्याह करना है, ये भी खत्म। इन्वेस्टमेंट कर ले, मान लो कोई दोस्त आपको बोला कि भाई मुझे 2000 दो, 3 दिन बाद में हम 2500 देंगे। आपके मन में ख्याल आया, दे देते हैं यार, भाई हम लोग लाल प्रवृत्ति सब में आती है, वो प्रवृत्ति आ जाए कि हाँ भाई चलो दे देते हैं। तो अब आप जो वहां दे रहे हैं उसको, लेकिन तुरंत ख्याल आएगा हम दे तो दें, अरे इतना लालच भी दे रहा है, और अगर वो नहीं लौटाया तो
तो ये भी प्रोग्राम कैंसिल अपना, ठीक है ना। तो हम लोग का प्रोग्राम क्या क्या कैंसिल हो गया, बुक कैंसिल, रिचार्ज कैंसिल, मार्केटिंग कैंसिल, सेविंग कैंसिल, इन्वेस्टमेंट कैंसिल। अब बात आई आपकी पार्टी की। अब जरा घर फोन करके लगा के बोलो कि पापा पार्टी के लिए पैसे चाहिए, पापा क्या बोलेंगे, बेटा घर रहने दे, पढ़ाई लिखाई बंद करो, खेत में बहुत काम पड़े हुए, मतलब वहां पैसे मिले नहीं। लेकिन कोचिंग में आपने जिसकी या जिस पड़ोसी का आपने बर्थडे की पार्टी खाई थी वो आपको छोड़ेगा, वो डेली आपको उंगली करता रहेगा। लेकिन अब ये जो 2000 का नोट है वो आपके पास है, वो मम्मी पापा को पता है कि आपको मिला है, नहीं पता है। और क्या है आपको कि आपका दोस्त जो है डेली पार्टी के लिए आपको क्या करता था, फोर्स करता था। अब आपके दिमाग में आएगा भाई डेली डेली अमली करता है, चलो एक काम करते हैं कि पार्टी कर लेते हैं। अब आपको पार्टी किया था, आपको क्या मिला, सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि, संतुष्टि मिली आपको। क्लियर, तो ये संतुष्टि प्राप्त हुआ आपको। अब देखो इसी को टर्मिनोलॉजी में डाल दो तो समझ में आएगा डेफिनेशन हम लोग का अर्थशास्त्र क्या है। क्या हुआ, संसाधन, इच्छा और संतुष्टि। तो संसाधन हमारा क्या है, सीमित है, और यह है असीमित। क्लियर, तो अब क्या हुआ, अर्थशास्त्र क्या है, जैसे हम यहां बोले संतुष्टि, उसी तरह प्रोफेसर जे के मेहता ने भी क्या बोला, आवश्यकता विहीनता, कि आपको जितना है अगर आप उसमें संतुष्ट हो जाते हैं तो आप उतने ही खुशहाल होंगे। उसी तरह यहां देखो कि अर्थशास्त्र डिफाइन क्या किया कि सीमित संसाधनों और सीमित इच्छाओं में हम कैसे स्वयं को क्या प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। यह जो शास्त्र सिखलाता है वह शास्त्र अर्थशास्त्र है। तो यह प्रश्न आप लोग को पूछा गया है कि आवश्यकता विहीनता को निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया था। तो परिभाषित करने वाले कौन थे, प्रोफेसर जे के मेहता। तो ये थी हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अब इसके आगे का जो लेक्चर होगा हम लोग कल करते हैं। लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।